हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया था, बट उसके बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी कि कौन से बुक को फॉलो करना है, क्या स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद मैं सिलेबस स्टार्ट करवाऊंगी, बट सबसे पहले मैं आपको बुक्स और स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे को लगे कि मेरा लेक्चर लेट आ रहा है तो वो खुद से भी चीज़ों को फॉलो कर पाए, खुद से भी स्टार्ट कर पाए। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रहा है बिगनर टू एडवांस, तो ये जो पैटर्न रहेगा वो दोनों के लिए रहेगा, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और जिन्होंने पहले से स्टार्ट कर दिया है, दोनों के लिए रहेगा इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, बुक्स भी बता देती हूँ मैं। बहुत सारी बुक्स को नहीं फॉलो करना होता है, और क्या क्या स्टेप्स रहते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को। ठीक है, अब ये सिलेबस आ गया जो हमने कल डिस्कस किया था, आपके 10 यूनिट्स है ना। ये रहे आपके साइकोलॉजी के 10 यूनिट्स जो कि आपको नेट में आते हैं। अब अगर हम नेट की बात करें तो यही सिलेबस है। अगर हम गेट की बात करें तो भी यही सिलेबस है। अगर आप किसी भी स्टेट के जेके मतलब किसी भी स्टेट के सेट का एग्ज़ाम दोगे तो भी यही सिलेबस रहेगा। जैसे जेके सेट आ गया, केरला सेट आ गया, उत्तराखंड सेट आ गया, तो सबका यही रहता है। और आजकल जो CUET है, साइकोलॉजी के बाद जो आपको मास्टर्स के लिए करना होता है CUET का एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी यही रहता है साइकोलॉजी का सिलेबस। बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जब आप नेट और गेट और सेट के लेवल को पढ़ते हो तो थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ते हो, जब CUET के लेवल पढ़ते हो तो क्या करते हो, आप थोड़ा बेस लेवल लेके चलते हो। ठीक है, अब मैं बुक्स भी बताती हूँ कौन कौन सी है। अब सबसे पहले ये 10 यूनिट्स डिस्कस करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो साइकोलॉजी के तो यही पैटर्न रहता है। बाकी अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ये बेसिक मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें। ठीक है, क्रक्स बता रही हूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब देखो, सबसे पहले ये 10 यूनिट है, हम इनको शॉर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले जैसे कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, इसमें तो आपको सारी इंट्रोडक्शन पढ़नी है। जो भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं आपको इसमें कवर करने हैं। कम से कम 20-25 साइकोलॉजिस्ट हैं जो मेन साइकोलॉजी के, आपको उनका डिटेल पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए साइकोलॉजी की, डेट्स पता होनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे कब आई। उसके बाद जो इंडियन साइकोलॉजी में आ जाता है आपका, जैसे कि भगवत गीता और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो 4-5 कंसेप्ट हैं। तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें यही मेन होता है। दूसरा जो हमने टॉपिक लिया है ब्रॉड टॉपिक जैसे रिसर्च, तो उसमें 2 यूनिट्स कवर होते हैं आपके, यूनिट 1 और 2, यानी कि आपका रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स और टेस्ट कंस्ट्रक्शन। थर्ड है जो आपका बायोलॉजिकल बेसिस। अब देखो, जो बायोलॉजिकल बेसिस है इसमें जितने भी ये सारे चैप्टर हैं इन सब का बायोलॉजिकल बेस आपको इसमें कवर करना होता है। और एक्स्ट्रा इसमें क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर, उसके बाद आ गया आपका नर्वस सिस्टम आ गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स आ गए, ये एक्स्ट्रा है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी किसकी हैं कि कॉग्निटिव के जितने यूनिट हैं उनका बायोलॉजिकल बेसिस क्या है वो हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल पार्ट में। बायोलॉजिकल बेसिस मतलब अगर आप कॉग्निटिव का कोई भी एक टॉपिक लेते हैं, जैसे आपने सपोज़ आपने इंटेलिजेंस ले लिया, आपने पर्सनैलिटी ले लिया, आपने क्रिएटिविटी ले लिया, आपने कुछ भी कोई भी टॉपिक ले लिया, थिंकिंग ले लिया, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, तो हमें बायोलॉजिकल बेसिस में ये बताना होता है इन टॉपिक्स के कि कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है उस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो आपका कॉग्निटिव है और बायोलॉजिकल है इसको आपने साथ में पढ़ना है। जैसे ही आपका कॉग्निटिव का कोई टॉपिक कंप्लीट होता है आपने उसका बायोलॉजिकल पार्ट कवर करते जाना है साथ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया, अब कॉग्निटिव में आता क्या क्या है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपको इसका पार्ट कवर करना है, तो अब इसमें 2 यूनिट आते हैं हमारे, यानी कि 5th और 6th है जो, तो ये प्योर आपका क्या है, कॉग्निटिव का पार्ट है। देखो 5th यूनिट क्या है आपका, 5th आ गया आपका अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी। कितने यूनिट हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो आपके 7 यूनिट हैं ये आपके कॉग्निटिव के अंडर आते हैं। और कम से कम पूरे अगर आप बात कर लो कि आपको 100 मार्क्स का पेपर आता है, 100 MCQ आते हैं 200 मार्क्स के, तो जो एक क्वेश्चन मतलब ये जो आपका 100 क्वेश्चन है उसमें से 30 क्वेश्चन तक आपका कॉग्निटिव ही ले जाता है, यानी कि ये 5 to 6 यूनिट 30% पेपर इसमें से ही आता है। ऐसा रहता है इसका पैटर्न। ठीक है, तो मैं एंड में पैटर्न भी बताती हूँ कि कौन सा पार्ट कितने नंबर कवर करता है एवरेज में, और आप इन सब के लिए 3-4 साल के पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आ गया उसके बाद पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो आपका यूनिट 7 है
पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग। अब देखो जो पर्सनालिटी है इसके साथ आपको क्या क्या पढ़ना होता है। पर्सनालिटी तो आपने पढ़ना है, इसके साथ आपने देख लेना है कि जो पर्सनालिटी के टेस्ट हैं उनके लिए वो टेस्ट कंस्ट्रक्शन में आपका यूनिट कवर हो रहा है कि कौन सा स्केल यूज़ करके कौन सा टेस्ट बना है, ठीक है। मोटिवेशन है तो मोटिवेशन का बायोलॉजिकल बेस क्या है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है जब आप हाईली मोटिवेटेड होते हो, या कौन सा पाथवे फॉलो होता है, जैसे कि डोपामीन है तो कौन सा पाथवे को वो फॉलो करता है मोटिवेशन के लिए, ठीक है। इस टाइप के आपको पैटर्न पढ़ने हैं। इमोशन है तो इमोशन की थ्योरीज पढ़नी है, कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है इमोशंस के लिए, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हाई होगा जब आपको हैप्पी फील होगा, कौन सा लो होगा जब आपको डिप्रेस्ड फील होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये बायोलॉजिकल पार्ट में कवर होंगे। फिर स्ट्रेस एंड कोपिंग आ गया तो इसका भी आपने पहले अप्रोचेस पढ़नी है, पूरा मॉडल पढ़ने हैं। उसके बाद आपने इसके बायोलॉजिकल में क्या पढ़ना है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस के लिए, ठीक है, या कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है। तो जो आप 7th यूनिट पढ़ोगे उसका आपको बिल्कुल 4th यूनिट के साथ रिलेट करके पढ़ना होता है, नहीं तो अलग अलग पढ़ोगे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। फिर आगे आपका सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी तो अलग ही खुद में एक ब्रांच है और 20% पेपर आपका सोशल साइकोलॉजी का आता है आपको, यानी कि 100 में से 10 to 15 क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 10 to 15 नहीं, हाँ 7-8 क्वेश्चन तो आएंगे, यानी कि 10 to 15 नंबर का, 10 to 15 नंबर का आपको सोशल साइकोलॉजी आता ही आता है, ठीक है। और ये जो रिसर्च और ये है आपका टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग वाला पार्ट आ गया आपका। सबसे ज़्यादा आ गया आपका रिसर्च, उसके बाद आ गई आपकी कॉग्निटिव, फिर आ गया आपको सोशल, फिर आ गई बायोलॉजिकल पार्ट, और फिर उसके बाद सारा मिक्सचर। ये जैसे कि इमोशन का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, उसकी थ्योरी में से क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद पर्सनालिटी की इन्वेंटरीज में से क्वेश्चन आ जाता है, इमर्जिंग एरियाज़ में से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे। ये जब हम चैप्टर कवर करते जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर आ गया डेवलपमेंटल, तो डेवलपमेंटल में से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपकी जितनी थ्योरीज आ गई, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, प्याजे, इरिक्सन, उसके बाद आपके कोलबर्ग, जितनी भी डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं, जितनी भी स्टेजेस हैं, जितनी भी स्टेज वाली आपकी थ्योरी हैं और जो डेवलपमेंट की बात कर रही हैं वो सारी डेवलपमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी अटैचमेंट थ्योरीज भी इसमें आती हैं। उसके बाद जब हम डेवलपमेंट में आएंगे फिर डिटेल में करेंगे, जैसे प्री नेटल डेवलपमेंट, उसकी अलग से स्टेजेस होती हैं, कौन से केमिकल्स या टेराटोजेंस होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट को, तो वो सारा पार्ट हम इसमें कवर करते हैं। फिर आ गया इमर्जिंग एरिया, तो इसमें जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और जो आपकी थेरेपीज़ या क्लिनिकल पार्ट है वो भी आपका डेवलपमेंटल में कवर होता है। अब इस सब के अलावा एक और चीज़ होती है जो कि डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो है आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पार्ट, जिसमें आपके सारे डिसऑर्डर्स आएंगे, पर्सनालिटी के डिसऑर्डर आएंगे, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आएंगे, बिहेवियरल डिसऑर्डर आएंगे। तो वो सारा एक आपका अलग से पार्ट है जो कि डायरेक्ट आपको सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट आपको उसको कवर करके जाना होता है, ठीक है। अब आ गई कि ये आ गया आपका बेसिक सिलेबस जो कि हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था, और हम इसको कैसे कितनी चीज़ों को कवर करते हैं ये मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ आ गई कि क्या क्या बुक्स को फॉलो करना है। अब मैं आपको कोई बड़ी बुक्स का नाम नहीं बताने वाली हूँ कि सोशल साइकोलॉजी के लिए फॉलो करना, पर्सनैलिटी के लिए ये, क्योंकि इतना सब फॉलो करना ही नहीं होता है। बेसिक सिंपल पढ़ना है आपको। 3 बुक्स आपको फॉलो करनी है। एक क्या आ गई आपकी 11th की NCERT, ये 11th की NCERT के यूनिट्स हैं जो आपको डिटेल में, ठीक है। ये 11th की NCERT के 9 यूनिट है। फिर आ गई उसके बाद 11th की NCERT ख़त्म करके आपको अपनी 12th की NCERT ख़त्म करनी है, ठीक है। जब आपने ये 2 बुक्स कंप्लीट पढ़ ली, अब पढ़नी कैसे हैं मैं वो भी आगे बता रही हूँ, अभी तो मैं सिर्फ बेस बता रही हूँ आपको। जब आपने ये 2 बुक्स अपनी कंप्लीट कर दी, क्योंकि ये साइकोलॉजी का बेस है, चाहे कोई मास्टर्स के लिए पढ़ रहा है, चाहे कोई ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहा है, चाहे कोई CUET किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, चाहे नेट के लिए पढ़ रहा है, तो उसको 11th और 12th की NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद उसको कोई भी एक जनरल साइकोलॉजी की, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बुक फॉलो करनी है। मैंने अपना टाइम रॉबर्ट ए बैरन की थी, आप सिसरेली कर सकते हो, पियर्सन की कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो जो आपको इजी लैंग्वेज लगती है, ठीक है। NCERT के बाद कोई एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की ग्रेजुएशन लेवल की बुक को फॉलो करो। और फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप रीड करते जाओ। जैसे अगर आप 11th की NCERT से इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो वहाँ का ख़त्म करके आप यहाँ पे आ जाओ एडवांस लेवल के लिए। अगर आपने पर्सनैलिटी 12th की NCERT से पढ़ी, पूरा कंप्लीट करके आप फिर
बैरन की बुक पे आ जाओ कि उन्होंने कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जैसे कि आपने इंटेलिजेंस ख़त्म किया अपनी 12th की एनसीईआरटी से, उसके बाद आप आ गए बैरन की बुक पे कि इसमें क्या एक्स्ट्रा दिया है। इससे क्या होगा कि जो आपकी असर्शन और रीजनिंग होगी वो भी आपकी कवर होती जाएगी बैरन के हेल्प से, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो टू दी पॉइंट चीज़ें बोलती है, बट अगर असर्शन और रीजनिंग की बात करो तो वो जब आप एक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की ग्रेजुएशन लेवल की बुक पढ़ोगे तो तभी ही आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके रॉबर्ट ए बैरन के क्या चैप्टर्स। अब अगर आप बोलो कि मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स दे दूं और उससे आपका पेपर या फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि असर्शन रीजनिंग नहीं क्लियर होती है। बाकी शॉर्ट नोट्स तो मैंने पहले से अपलोड करके रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो उनको भी। अब आते हैं हम अपनी मेन चीज़ पे, जिसके लिए कि ये जो अब इस वीडियो का सेकंड स्टेप था। पहले बुक्स की बात आ गई, अब स्ट्रैटेजी की बात आ गई। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ों को स्टार्ट करना होता है, इसलिए ये बिगनर्स के लिए भी है जिनको पता नहीं है कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, और जिन्होंने पहले से स्टार्ट किया बट उनके पैटर्न नहीं फॉलो हो पा रहे, कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, तो उनके लिए भी ये है। अब देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करना है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो, और 11th और 12th से आपको स्टार्ट करना है। अब इधर लिखा है रीड एक्टिवली नॉट पैसिवली, यानी कि आपको अंडरस्टैंड करना है, ना कि सिर्फ रीड करते जाना है। ठीक है, और रीड हम कैसे करते हैं, कोई चैप्टर है उसकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए, की टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमने बोल दिया इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या होता है, एग्जाम्पल दो उसकी। मेंटल सेट क्या होते हैं, एप्टीट्यूड क्या होते हैं, एटीट्यूड क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल्स के साथ कीवर्ड्स को पढ़ो। अब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, अगर कभी नहीं देखी है तो उसको खोल के देखना, उसमें कीवर्ड्स दिए होते हैं हाईलाइट करके बोल्ड लेटर में, तो वो तो आपको सारे ही पता होने चाहिए। फिर हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, मेमोराइज़ नहीं करना, आपने रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, चीज़ें समझ आएंगी तो ईजी हो जाएंगी आपके लिए सारी चीज़ें। अब जब आप रीड कर रहे हो, सिर्फ रीड नहीं करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं रीड करने के साथ साथ ही। अब ये जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये नहीं है कि आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ अपनी नोटबुक पे लिख लिया। कम से कम अगर आप किसी थ्योरी को लिख रहे हो, आप लिखो किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, कौन से ईयर में दी है, कितनी स्टेजेस हैं, बस ये हैं आपके शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने के लिए। क्योंकि अगर आपने स्टोरी पढ़नी है तो आप दोबारा बुक में भी आ सकते हो, या पहले के भी आपने लॉन्ग नोट्स बनाए होंगे तो वहाँ पे भी जा सकते हो। बट शॉर्ट नोट का मतलब होता है नाम, ईयर और स्टेजेस, बस ये आ गया आपका शॉर्ट नोट। अब जो थ्योरीज़ हैं जिन साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई हैं, अगर टाइम बचेगा आपको थोड़ा थोड़ा उन साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़ते जाना है। ठीक है, और ये देखो रूल क्या है, नोट करना है हमने 1/3 जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, ये नहीं कि पूरा पूरा आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जब आपने चैप्टर पढ़ लिया, की टर्म्स पढ़ ली, शॉर्ट नोट्स बना दिए, उसके बाद मेन काम है आपका PYQ। आपने टॉपिक वाइज रिवाइज करने हैं। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जिसके नोट्स बना रहे हो, उसके कहीं से भी PYQ मिल रहे हैं, देखो और सॉल्व करते जाओ। और कहीं से भी इतना फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी UGC नेट के प्रीवियस 10 ईयर वाली बुक ले लो, उसको फॉलो करो। ये नहीं सोचना कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक हो रहा है उसके MCQ लगाते जाओ। अब देखो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आप जो पढ़ रहे हो क्या उसमें से वैसा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि जैसे आपने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, क्या उन 2 चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंट या फोकस दे रहे हो, बट पेपर किसी और चीज़ पर फोकस दे रहा हो, तो ये 2 चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप क्या करोगे, टॉपिक स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें फॉलो करोगे। उसके बाद जब आपने MCQ कर लिए, अब MCQ करके हो सकता है कि आपके 10 में से 4 ठीक हो रहे हैं, 10 में से 6 ठीक हो रहे हैं, हो सकता है 10 में से 8 भी ठीक हो रहे हैं, या 10 के 10 भी ठीक हो रहे हैं। बट मेन चीज़ ये है कि कितने ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, स्टार्टिंग के टाइम में वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट क्यों है, और जो रॉन्ग है क्यों रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि अगर जब आपको कोई एक MCQ आता है, कोई भी एक क्वेश्चन आता है, उसके आपको कितने होते हैं, 4 ऑप्शन, उसमें से एक होता है ठीक और बाकी होते हैं गलत। तो अगर जो ठीक है, हो सकता है तुक्के से ठीक हो गया हो आपका, बट जो भी वो 4 ऑप्शन हैं, आपको उनको चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, एक अलग से नोटबुक रखो जो कि उन ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल दे रही है, यानी कि वो आपके प्लस एक्स्ट्रा नोट्स बन रहे हैं आपके PYQ में से। अगर आप 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हो, ऊपर लिख दो आप क्या 2018 यानी कि 2018 MCQ नंबर 1। अगर आपको चारों के ऑप्शन पता है, डिटेल पता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है, करो सर्च उनके बारे में और ढूंढो और लिखो। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर रिपीट हो रहा है, प्रीवियस ईयर रिपीट का मतलब ये नहीं होता है कि जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा ही आ गया। प्रीवियस ईयर रिपीट का मतलब उन 4 ऑप्शन में से नेक्स्ट टाइम कोई और ऑप्शन का क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे करके हम प्रीवियस ईयर को
कवर करते हैं। जब भी आपको लोग कोई बोलता है कि लास्ट 10 साल के पेपर आप सॉल्व कर लो, तो आप सिंपल सॉल्व करके जाते हो, इसलिए पेपर नहीं होता है। बट सिंपल सॉल्व करने का मतलब है कि जब आप एक एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हो तो उसके चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, उनकी डिटेल पता होनी चाहिए। कभी कभी उन डिटेल में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पर आपको लगता है कि जो प्रैक्टिस की थी वो काम आ गई। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका डेली रिवीजन करनी है। ठीक है, अब ये डेली रिवीजन डिपेंड करता है कि आप कौन से, देखो डेली रिवाइज क्या करने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स और जो आपकी पीवाईक्यू की मिस्टेक्स थी इनको आपने डेली रिवाइज करना है। और एक्टिव रिकॉल का यहाँ पे मतलब है कि जब आपने कुछ आप फ्री बैठे हो ऐसे और आपने खुद को टेस्ट करना है कि हाँ इसका ये था, इसका ये था, बैठ के सोचना है। और एक चीज़ और बताती हूँ, जब आप नोट्स बनाते हो तो अपने नोट्स पे हाइलाइटर का यूज़ किया करो, अंडरलाइन किया करो। फिर जब सोचोगे ना तो वो फ्लो चार्ट्स का यूज़ किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डायरेक्ट चीज़ें ऐसे दिमाग में छप जाती हैं, ज़्यादा रिवाइज़ करोगे तो छपेंगी, नहीं रिवाइज़ करोगे तो नहीं छपेंगी। ठीक है, अब आ गया एक्टिव रिकॉल करना है, यानी कि नोट्स को बंद करके सोचने की कोशिश करनी है कि किसकी क्या स्टेजेस थी। ये नहीं कि आपको सिर्फ देख के टिक मारना आता है, अगर आपके नोट्स बंद हों तो आपको फिर भी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब डेली का साइकिल देखो, जैसे मैंने आपको बताया, पहले रीड करो, नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू लगाओ, एनालाइज करो और फिर उसको रिवाइज करो। ये पैटर्न रहता है अगर आपको जेआरएफ चाहिए या आपको नेट क्लियर करना है। अगर नहीं करना है तो आप इतने बड़े झंझट में पड़ो ही मत। फिर आ गई वीकली स्ट्रैटेजी कैसे रह सकती है, आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट 5 दिन आपने ये नॉर्मल इस सर्कल को फॉलो किया, डे 6 में आपने फुल रिवाइज कर लिया कि आपने पूरे हफ्ते क्या पढ़ा है। फिर डे 7 में आप क्या कर सकते हो कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो और जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनमें प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये स्टार्टिंग के लिए जब आप सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो। बट जब एक बार आपके नोट्स बन गया है, सब कुछ हो गया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती थी। जाके बैठे, लाइब्रेरी बैठे, घर बैठे, जहाँ बैठना बैठो, मैं सबसे पहले सुबह एक मॉक टेस्ट देती थी। यूजीसी नेट का एक ऐप आता है, कमेंट करके पूछना मुझे, मैं उसका लिंक डाल दूँगी अगर आपको चाहिए होगा। तो वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं हर एक साइकोलॉजी के एग्ज़ाम के। तो पहले मैं वो पेपर देती थी, फिर मैं उसको एनालाइज़ करती थी, जो गलत होते थे सही होते थे लिखती थी, उनके नोट्स बनाती थी, फिर उसको छोड़ देती थी और अगले दिन आके सबसे पहले उनको रिवाइज़ करके फिर एक और टेस्ट देती थी। और उसके बाद अपना जो मैंने डिसाइड किया होता था आज ये 2 यूनिट रिवाइज़ करने हैं, मैं उनको रिवाइज़ करती थी। और उसके बाद फिर मैं जो मुझे नहीं आता था मैं उसको लास्ट में करती थी। मैं पहले करूँ तो मेरे को दिमाग में प्रेशर हो जाता था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो नहीं आता आप पहले करना चाहते हो कि लास्ट में करना चाहते हो। वो हर एक इंडिविजुअल का अपना एक अलग पैटर्न होता है। अब आगे जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करते हैं, लंबे लंबे नोट्स बना देते हैं, पीवाईक्यू हम लगाते ही नहीं हैं और रेगुलरली रिवाइज नहीं करते हैं। फिर जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें लगता है ये हमें आता था, काश हमने देख लिया होता, दिख रहा होता है बट हम एग्जैक्ट टिक नहीं लगा पा रहे होते कि आएगा क्या उसका। तो ये क्या होता है, हमने रिवाइज़ नहीं किया होता अच्छे से, उसकी वजह से होता है। अब देखो लिखा है स्मार्ट विज़न के लिए क्या है, अगर हम सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आप पैटर्न चेंज कर सकते हो। मेरा पैटर्न उल्टा था बट ये पैटर्न ऐसे है क्योंकि जब तक हमने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपके नोट्स बन गए हैं तो ये जो रीड और नोट वाला है ये आप लास्ट में भी कर सकते हो, रिवाइज़ आप सुबह उठ के पहले भी कर सकते हो। बट जब आप बिगिनर्स हो तो मॉर्निंग में आप रीड करो अपनी बुक को, उसके नोट्स बनाओ, फिर उसके रिलेटेड एमसीक्यू लगाओ, चाहे 5 ही एमसीक्यू लगते हैं, और उसके बाद क्या करो, लास्ट में रात में बैठ के 1-2 घंटे फिर से उसको रिवाइज़ करो। बस यही पैटर्न रहता है। इतना सा करोगे तो आपका नेट जेआरएफ कोई भी नहीं रोकने वाला है, अगर इतना खुद से कर लेते हो। बट अगर आप सोचते हो कि कोई यूट्यूब चैनल आएगा वो शॉर्टकट देगा, हमारा उससे ही क्लियर हो जाएगा, तो वो ऐसा मंत्र आपको कोई नहीं देगा, आपको खुद से करना ही पड़ेगा। बाकी अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मैं तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर वो चाहे यूजीसी का बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे वो सीयूईटी का पढ़ रहा हो, चाहे वो गेट का पढ़ रहा हो, तो वो सबके लिए है। ठीक है, चाहे 11th-12th के बच्चे पढ़ रहे हो तो वो अब सबके लिए है। तो इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी पहले स्टार्ट की कि अगर आप जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू।